चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता। इन डाकुओं के गुलदस्ते में डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह ये सब डरे हुए हैं। ये चोर, ये डाकू, फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। और दूसरी तरफ एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, एक छोटा मियाँ है। वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को सुन रहे थे। नहायत पॉलिटिकल गुफ्तगू थी और पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल बातचीत करेंगे और इस पे उन्होंने ज़्यादा तनकीद की है। यानी यहाँ हमने इमरान खान साहब को प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हुए भी सुना, लेकिन क्योंकि मीडिया का इंटरेस्ट ज़्यादा इन चीज़ों पर आता है जहाँ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई टसल चल रही हो, तो इमरान खान साहब ने आज काफ़ी मवाद दिया है। फजल रहमान साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी बताया कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं और मैं वही करता रहूंगा जो वो पहले से करते चले आ रहे हैं। और एनआरओ ना देने का भी इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है। हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक चलने से पहले ही और जो लॉन्ग मार्च आने वाला है, तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, उससे पहले ही तैयारी करके ना सिर्फ वजारतों में इजाफे का भी फैसला किया है, इत्तेहादियों को भी अपने करीब कर लिया है, अपनी सफ़ों के अंदर भी इत्तेहाद पैदा करने के लिए वो सरगर्म हुए हैं। लगता है कि जो तैयारी अपोजिशन को करनी थी वो तैयारी कहीं हुकूमत कर रही है। क्या अपोजिशन की तैयारी को देखते हुए, अपोजिशन के अज़ाइम को देखते हुए हुकूमत को जागना पड़ गया है। लेकिन ये कैसा जागना है कि इस जागने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाती है 12 रुपए। बेशक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइस पहले भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है 2014 में। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत जो है वो कम थी। चाहे पीपल्स पार्टी का दौर है, चाहे पीएमएलएन का दौर है, ये प्राइस से $100 से ऊपर जा चुकी है, $130 पर बैरल तक भी जा चुकी है। आज 95 है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि रुपए की कदर बिल्कुल खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है, एक फैक्टर वो है और दूसरा महंगा पेट्रोल है। लोगों की कुव्वत खरीद भी कम है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर आता है। ये हुकूमत लोगों को कैसे उससे बचाएगी, बड़ा सवाल ये है। सहाफियों के हवाले से मोहसिन बेग का एक मामला उठा। मोहसिन बेग ने एफआईए के जो एहलकार हैं उनके बारे में जो आज इत्तला मेरे पास पहुंची कि एफआईए के लोग वहां गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा जी आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो 2 जो है वो भाग गए वहां से क्योंकि वो अग्रेसिव हो गए थे। एक काबू आ गया बाप बेटे के, उन्होंने उसको अंदर बैठा के अच्छी तरह फेंटी लगाई। उसके बाद दोनों ने एक पिस्टल पकड़ा, बाहर सड़क पे आए और सड़क पे आकर जो तमाशा उन्होंने लगाया वो सबने देखा। फिर उन्होंने गोलियां चलाई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। तो बाद में वो एफआईए के हत्थे चढ़े तो एफआईए ने अपना हिसाब चुकता किया और उनको फेंटी लगाई क्योंकि उन्होंने एफआईए के बंदे को बहुत फेंटी लगाई थी। तो अब ये एक और जो यानी ये तो एक खबर है, लेकिन रियल ट्रेजेडी क्या है? रियल ट्रेजेडी ये नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाज़-औक़ात सहाफ़त का लिबादा ओढ़ लेते हैं और बाज़-औक़ात सहाफ़ी का नाम लेकर अपने आप को जो है वो उठाते हैं। सहाफ़ी का नाम लेकर जो है वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, इसके पीछे छुप जाते हैं। वक्त आने पे ये पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, वक्त आने पर ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी बन जाते हैं, वक्त आने पे ये इदारों के स्पोक्स पर्सन भी बन जाते हैं और वक्त आने पे ये सहाफ़ी बन जाते हैं ताकि सहाफ़ती बरादरी की भी हमदर्दी ले लें। तो इस केस के अंदर 2 तरफा मुझे खराबी नज़र आ रही है। एक तरफ तो एफआईए की हैंडलिंग इंतहाई बुरी, नाकिस, नॉन प्रोफेशनल ये था, और दूसरी तरफ जो रवैया था जिनको गिरफ्तार करने के लिए गए
मोहसिन बेग को, वो भी इंतहाई नामुनासिब और गलत था। तो रियासत को भी ये समझना चाहिए कि कानून को कानून के तरीके से हैंडल करने दें। अब जो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, हमारे एक बड़े प्यारे प्रोड्यूसर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन साहब, उनके ऊपर कराची में हमला हुआ और वो जाँ बहक हो गए। लगातार वो भी, उनके भाई भी और बहुत सारे सहाफ़ी बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि कराची के हालात ठीक नहीं हैं। वहाँ पे जराइम पेशा अफराद की तादाद ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। ऑपरेशन से पहले कराची में हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे, बार बार हमले होते थे और तकरीबन तमाम चैनल्स के लोगों के ऊपर अटैक हुए थे, लेकिन अब हालात दोबारा ख़राब होना शुरू हो गए हैं। जो ऑपरेशन माजी में किया गया था रेंजर्स की जानिब से राहील शरीफ साहब के दौर में, क्या कराची में दोबारा वो करना पड़ेगा? क्योंकि सूबाई हुकूमत तो टस से मस नहीं होती और वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि कराची के अंदर कुछ स्ट्रीट क्राइम या इस किस्म की चीज़ें या जराइम पेशा अफराद जो है उनका असर रसूख कराची में बढ़ रहा है, वो इस पर तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया है। इसमें 100% इंसाफ होना चाहिए। एक इंतहाई प्यारा इंसान और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है। मैं 1-2 दिन में जाऊंगा, उनके घर भी जाऊंगा, लेकिन ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसने उस पूरे खानदान को तोड़ कर रख दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जिस जिस पे ये क़यामत गुजरती है वो पूरी फैमिली कितना डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हुक्मरानों को इसका कोई जो है वो असर नहीं पड़ता। उसकी वजह है हुक्मरानों का, जब कोई छोटा सा बच्चा भी निकलता है कहीं पे इंटरटेनमेंट के लिए या कहीं जाने के लिए, तो उसके साथ सिक्योरिटी का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। मजबूत गाड़ियां, आगे पीछे गार्ड्स और प्रोटोकॉल, वो उसको जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी के बावजूद नुकसान नहीं पहुंचने देते। इसकी वजह से उनको कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एक आम आदमी जब सड़क के ऊपर मारा जाता है या वल्नरेबल हो जाता है इन जराइम पेशा अफराद के सामने, तो उसके दिल और दिमाग पे क्या गुजरती है और उसके बाद उसके घर वालों पे क्या गुजरती है। यानी अगर जरदारी साहब की पूरी फैमिली प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी छोड़ दे तो फिर उनको कराची को महफूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो कराची को पूरे को महफूज नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी फैमिली को अलग से महफूज कर लेते हैं। इसी तरह पंजाब में जो हुक्मरान हैं वो भी यही करते हैं, वफाक में है वो भी यही करते हैं। तो जब तक हुक्मरान इन प्रोटोकॉल्स के दायरों के अंदर ट्रेवल करेंगे, उनकी फैमिलीज इन प्रोटोकॉल के दायरों के अंदर रहेंगी, तब तक आम आदमी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। हाँ, जिस वक्त ये खुद आम आदमी की तरह ट्रेवल करेंगे तो उस वक्त फिर ये आम आदमी के पाकिस्तान को महफूज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, आज हम पे गुजरी है, कल किसी और पे गुजर सकती है। ये आग किसी के भी दरवाजे तक पहुंच सकती है सवाए हुक्मरानों के, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं, उनके गिर्द एक सिक्योरिटी की शील्ड है जिसके पैसे मैं और आप अपनी जेब से देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले सेनेटर ओमर अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से मौजूद हैं और कादिर खान बंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। सेनेटर ओमर अब्बास साहब, जलसा किया इमरान खान साहब ने पहला, और ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भांप लिया कि अपोजिशन आपके लिए एक मुसीबत खड़ी करने जा रही है, तो उससे पहले मुतहर्रिक होकर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया जाए। आपको लगता है ये जलसा उसी मोमेंटम के साथ था जैसा इमरान खान साहब ने छोड़ा था माजी में? देखिए खान साहब, कैंपेन तो स्टार्ट हो चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय कोई नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात की अनाउंसमेंट पंजाब में हो चुकी है, 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन के लिए निकलेंगी, बाकी तमाम लीडरशिप निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वैसे निकलेंगे। लेकिन जो चीज़ नोट करने की है, आज मंडी बहाउद्दीन में जो जलसा था वो तकरीबन 3.5 से 4 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी इस तरह के अवामी इज्तिमा में खिताब किया। लेकिन जो एक्सूबरेंस, जो वाइब्रेंस नजर आई, जिस किस्म का एक वो एक्टिज्म था
था वो हमारा जो एक यूथ थी हमारी पार्टी की, हमारा जो इंसाफ पीटीआई का इंसाफ था, जो इंसाफ ग्रुप था हमारा, उसकी जो वाइब्रेंस आज मुझे नजर आई। मतलब 3.5 साल में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं किया तो मुझे कहीं भी वो उसका जो एम्प्टी स्पेस थी वो नजर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर में भी वही वाइब्रेंस थी और क्राउड में भी वही वाइब्रेंस नजर आ रही थी, बावजूद इन नारों के जो कि अपोजिशन कहती रह गई, मतलब उन तमाम चीजों के कि जी गवर्नेंस नहीं है, ये वो नहीं है, लेकिन जो लोगों की एक जगानगत है, लोगों की एक जो अटैचमेंट है अपनी लीडरशिप के साथ, और बारहा जिसका हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो कि स्ट्रीट पावर पे या लोगों की ताकत पे यकीन रखती है। ये कोई पटवारियों का जलसा नहीं था, ये कोई सरकारी लोग नहीं, एहलकार नहीं बुलाए गए थे, ये प्राइम मिनिस्टर की एक अनाउंसमेंट की गई एक बड़े से स्पोर्ट्स स्टेडियम में और लोग अपनी मर्जी से आते हैं। सो कम से कम ये स्ट्रेंथ तो आज सबको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि पीटीआई के पास ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पॉजिटिव किस्म का एक क्राउड पुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास है और किसी के जमाते। अब इसको अगर अटैच करना चाह रहे हैं ऑपोजिशन की जो ओवरऑल सियासत चल रही है, आई मीन वेरी फ्रैंकली इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे कर रहे हैं, कभी सिंध में कर जाते हैं, अचानक वो कराची चले जाते हैं, फिर वहां से बलोचिस्तान चले जाते हैं। सो जहां पिछले दिन हमजा शहबाज मुल्तान की एक छोटी सी तहसील है जलालपुर पीरवाला चले गए। सो जिनको जहां पे कोई बुला देता है, कहीं का वडेरा कोई सरदार, तो उसके घर में जाके जलसा, मुल्तान में वो आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो उन्हें यूसुफ गिलानी साहब के घर में प्लॉट में जलसा कर दिया। अब मुल्तान साउथ पंजाब का हेडक्वार्टर है, एक बहुत बड़ी आबादी और पीटीआई पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर वहां पे इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात आके वो घरों में प्लाट के अंदर, ग्रासी प्लाट के अंदर जलसे शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली दैट शोज द शेड्स के उनकी अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो कितनी एक वीक होती जा रही है। तो आज मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि ये वैसे भी नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वहां पे पीटीआई का इतना बड़ा जलसा करना ये लम्हा फिक्री है तमाम अपोजिशन की जमातों के लिए और खासतौर पर नून लीग के लिए। इसको पॉजिटिवली देखिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इससे बड़े बड़े जलसे आते नजर आएंगे। सर बगैर हेलमेट के इमरान खान साहब जलसे में चले गए और लोगों ने अंडे और टमाटर भी नहीं मारे महंगाई से तंग आके, तो कैसे फैसला हो कि लोग किससे खुश हैं? मंदोखेल साहब आप बता दें इस पे। सबसे पहले तो मैं समा के सीनियर रिपोर्टर अतर मतीन साहब की शहादत जो एक मैं कहता हूँ सानिया है और मैं उनके घर वालों के और समा टीवी के गम में बराबर शरीक हूँ। और यकीनन जो आपने बात की थी उस हवाले से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। और जो बात आपने हुक्मरानों की बात की है, ख़ुद वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के सख्खे भाई और इसके जवान भतीजे को जो ना जिस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, ये भी एक वाक़या है। ये बात नहीं है कि हम बचे हुए और हमारे बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर, हमारे वज़ीर, हमारे साबिक वज़ीर जावेद नागौरी, उनकी बाइक और बहुत सारे अमवात हुए, कोई ये नहीं है। और बात जो आपने बात की थी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो मेरे भाई ऑलरेडी रेंजर्स मौजूद है और बाकायदा मौजूद है और पहले जो एक्सटेंशन मिलती है उसको जो 3 महीने का साल का वो मुसलसल मौजूद है। तो ऑपरेशन को तो किसी ने नहीं रोका है, ना पीपल्स पार्टी ने रोका। और यकीनन मैं भी इसी शहर में रहता हूँ तो हम भी चाह रहे हैं कि अमन हो। और अभी भी आपका जो कैमरामैन गवाह है, मैं अकेला घूमता हूँ और अभी भी इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ आपसे बात करने की अकेला आया हूँ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक भी नहीं है, लेकिन एक आदत सी बन गई एक उनकी। तो पहली बात हुई है। दूसरी बात मेरे भाई ऑन अब्बास साहब जिस तरह एक जलसा करके और जिस तरह फखर से मेरे भाई यूसुफ रजा गिलानी को वो वर्कर कन्वेंशन था, अगर आप उसको घर समझ रहे हो तो उसके घर भी इतना ही है कि वो पूरे ग्राउंड से कम नहीं होता है। चलो एक वर्कर कन्वेंशन तो जो भी आप उसको नाम दे, लेकिन आप जलसे करो, जुलूस करो। 4.25 साल बाद भी आपका वज़ीर आज़म जो ना आज भी वही बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आज बात करे। वो मेरे भाई अवाम ने आपको मैंडेट दिया या किसी और ने आपको मैंडेट दिया है, अभी तो आप रिजल्ट दिखा दे। अभी आपने जो एक 7-12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, या आपने जो महंगाई का तूफान किया है, बेरोजगारी का यह आलम है, खुदकशियों का जो सिलसिला है, ये सारी चीजें आपके सामने है। तो आप जरा उसकी बात करें। अभी आप कंटेनर में नहीं बैठे हुए हैं, अभी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के वही बिहेवियर कर दे। और आप क्या समझ रहे हो जो आप तकरीर करके मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो तो बड़ा एक मुहावरा है, मैं नहीं चढ़ना है, मैंने नहीं चढ़ना है। वो आप न चढ़ने की बातें करते रहो। आप 22 साल भी ये कह रहे थे, आप 4 साल से भी आप ये कह रहे हैं, लेकिन अवाम आपकी सारी चीजें जो भी आपकी हरकत है उनको अच्छी तरह जानते हैं और वो आपसे हिसाब लेंगे।
और ले चुका हिसाब आपसे, पुख्तनख्वा के इलेक्शन में आपसे हिसाब ले चुका है, NA 249 बल्दिया टाउन में आपसे हिसाब ले चुके हैं, 6 नंबर पे आपको भेज दिया है, लाहौर में आपसे हिसाब ले चुका है, 12 ज़मीनी इंतखाबात में आवाम आपसे हिसाब ले चुका है, और जरा आने 2023 के इलेक्शन तक अगर आप बच गए तो वो भी आप देख लेना, आपको आवाम अच्छी तरह बता देंगे आपकी ये गाली गलोच आपकी ये जलसे जुलूस से कुछ नहीं। और फिर आप आवाम के पास जा रहे हो, आप क्या लेके जा रहे हो, आप कारगिल तो बता रहे हैं। आज भी यकीनन हर घर में ये डिस्कस हो रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर रहा है तो वो कुछ डिलीवर करता, कुछ आवाम को बता देते कि ये मैंने प्रोजेक्ट आपके लिए, ये प्रोजेक्ट मैंने अनाउंस किए 4 साल में, जो मैंने 3 महीने का वादा किया था, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल में नहीं किए। 4 साल भी आपने एक भी प्रोजेक्ट का नहीं बताया, आपने एक भी मुकम्मल काम का नहीं बताया। ये दौर में 147 रुपए डॉलर भी बैरल चढ़ चुका और पीपल्स पार्टी दे रही थी 106 रुपए में। खुद ही नहीं बताए वो, और वो हाईलाइट भी नहीं होते। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी बताए, अपनी कामयाबियां भी बताई, अपने अज़ाइम भी बताए, लेकिन हमने वही चलाया जो उन्होंने आपके खिलाफ बात की है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप बताएं कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि बगैर हेलमेट के पब्लिक में नहीं जाना, लोग मारेंगे। तो सर, अगर लोग महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, इन चीज़ों से इतने ज़्यादा परेशान होते तो आज फिर वो मारते अंडे, टमाटर, कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन लोग इमरान खान के साथ भी हैं, जब आप लोग निकलते हैं आपके साथ भी हैं, तो कैसे ये फैसला हो कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं? तरीका तो फिर इंतखाबात ही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर बात यह है कि जिस बयान का आपने हवाला दिया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वो उन्होंने तशबीह दी है कि जो इस वक्त अवाम में गम और गुस्से की लहर है हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसकी बुनियादी वजह कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो वादे, जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए अवाम को अपने इलेक्शन मुहिम में, और उसके बाद मुतवातर वज़ीर आज़म, उनके वज़रा, उनकी पूरी टीम जिस तरह ये कहती गई जनाब कि हम पाकिस्तान का नक्शा इस तरह बदलेंगे, लोगों में खुशहाली लेके आएंगे, लोगों के लिए हम बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। और अवाम में दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि इस महंगाई और जिसकी वजह ना तजर्बाकारी है, जिसकी वजह हुकूमत की नालायकी है, इनकी टीम की नाअहली है, और वो गम गुस्सा जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। अभी कादिर खान मंदुखेल साहब की आखिरी जो मैंने गुफ्तगू सुनी, वो महंगाई और उसके बाद पेट्रोलियम की मसनूआत में भी जो 12 रुपये इजाफा किया गया, उससे जो अभी नया एक तूफ़ान आएगा महंगाई का, वो भी आप देख लेंगे। रोज़ाना ज़ाहिर है आप भी आवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ होता है, आप देखेंगे कि निचली सतह तक लोग किस तरह पेट्रोल की इतनी बड़ी जो एक जंप दिया गया है, इतनी बड़ी जो एकदम इसको महंगा किया गया है, उससे अवाम किस तरह मुतासर होंगे, और दोबारा वो गम गुस्से का इजहार मजीद आपको शिद्दत से नजर आएगा। बल्कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम जो मैंने देखे आज लोगों ने गम गुस्से का इजहार क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? मैंने ये जब इमरान खान साहब ने या बंदे इकट्ठे किए हैं, देखें ये कोई पैरामीटर नहीं होता जो इस तरह का जलसा होता है। आपको भी अच्छे तरीके से पता है, हमने भी ऐसे कई जलसे बाहैसियत सियासी कारकुन मुनक्कद भी करवाए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि स्टेज से 100 फुट के फासले पे तो लोगों को अब नज़दीक नहीं आने देते। उसके अलावा बिलखुसूस अगर आज के इस जलसे की आप बात करें तो आप देखें जो डिप्टी कमिश्नर हैं मंडी बाउद्दीन के, उन्होंने मंडी बाउद्दीन में आम तातील का ऐलान किया हुआ है। उसकी रीज़न भी सिक्योरिटी है। इस तरह के लोग मैनेज लोग होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको आप ये कहें कि खुफिया एजेंसियों के लोग होते हैं। आप इस तरह करें कि इसका पैमाना ये होता है अवाम के जज्बात देखने का कि आप वज़ीर आज़म को तो खैर ज़ाहिर है, मैं ये बात आप ये कहें कि ख्वाहिश ही कर सकता हूँ, लेकिन एजेंसियों के लोग थे आज जलसे में नहीं निकल सकते। नहीं, एजेंसियों के लोग मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किस तरह के लोग भी होते हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग होते हैं, सिविल कपड़ों में होते हैं, और उसमें अगर 1 या 2 लोग वो बेचारे कोई उस हुकूमत जिसके जलसे में वो मौजूद है कोई नारा लगाएंगे तो कुट खाएंगे वहाँ पे। ये मनाजर भी आपने देखे हैं। तो वहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि जलसों में लोग इनकलाब लेके आ जाएं? ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन जो गली मोहल्ले की सतह के ऊपर लोग जिन मसाइल का शिकार हैं, इससे भी आप नावाकिफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी नावाकिफ़ नहीं है। और आप सिर्फ लोगों की बात ना करें, आप देखें कि कौमी असम्बली के अंदर जो इनके मेंबरान मुंतखब होकर आ रहे हैं वो भी ये बात करते हैं। वो भी खड़े होकर अपनी हुकूमत के वज़रा को कहते हैं कि खुदा का वास्ता आप अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करें, अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। लोग तंग हैं, जो इनके एलाइज हैं, बिलखुसूस काफली। ठीक है, अभी जो पीछे ब्रेक ले लें, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपके पास आता, खैर है मुझे एक ब्रेक ले लें।
वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लें, वापस अभी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक फजल जोशी साहब, आप जरा बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं कि अब वो इस बात की तरफ क्यों नहीं आते कि उन्होंने इन 3, साढ़े 3, पौने 4 सालों में क्या दिया पब्लिक को। इस पे ही क्यों रहते हैं कि दूसरों ने क्या किया, और ज्यादा इंटरेस्ट भी वहीं पे शो किया जाता है, सबको पता है। फिर तो डॉक्टर साहब, हेलमेट पहने बगैर इमरान खान साहब पब्लिक में आ गए। मैं आपको यह कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक सिर्फ आपके साथ है, अगर उनके साथ भी है तो फिर तो फैसला इलेक्शन ही करेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है या उस सिलसिले में जो काम हो रहा है, जो कि ज़ाहिर है अपोजिशन का एक आईनी हक है, और हम समझते हैं कि हम अपनी एक अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं। नाकामी या इसमें कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी ज़रूर होगी, क्योंकि आवाम की इस वक्त जो आप ये कहें कि बस हो चुकी है। और उसके बाद ये बात मैंने इसलिए की कि उसके बाद कोई हमारा ये इरादा नहीं है कि हम इसके बाद जो बकिया मुद्दत रह गई है पार्लियामेंट में, उसमें अपनों को वज़ीर आज़म लाएँ और हम अपनी को काबीना खड़ी करें और कोई इक़्तिदार के मज़े लें। नहीं, इरादा उसमें भी यही है कि उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शन हो। पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि एक मजबूत हुकूमत, और वो इलेक्शन जो साफ़ और शफाफ हो, वो इलेक्शन जिसमें कोई पार्टी ये ना कहे कि मेरे सर पे फलां का हाथ है और मैं इस छतरी के नीचे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड, हर एक के लिए यकसा मौक़े हों, खुला मैदान हो, और लोग अपनी अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर वोट लें और इलेक्शन जो भी जमात हो वो जीत जाए। ये बड़ा सिंपल सा हमारा बयानिया है जिसके लिए काम हो रहा है। जो आपने हेलमेट वाला सवाल दोबारा पूछा, और मैंने आपको ये मिसाल दी कि इनके अपने लोग, ज़ाहिर है अब उन्हें पता है कि हमने अवाम में जाना है। मैंने इत्तेहादियों की मिसाल दी कि कामिल अली आगा साहब, आपको याद है पिछले बल्दियात के इलेक्शन में आप ही के प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के क्या कह रहे थे? कई प्रोग्रामों में मैंने खुद उन्हें सुना। उन्होंने कहा कि लोग हमें, आप अगर जाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे हमें, लोग अब हमारे गले में फूलों के हार नहीं डालेंगे। इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं जो आज भी इनके साथ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी कल बहुत ज़्यादा मौजूद रहे। एक और आखिरी बात कर लूँ, मैं आखिरी एक बात कर लूँ। ये पीछे अभी 1-2 मौजू रहे टॉक शोज़ के, मैंने भी 2-3 प्रोग्रामों में शिरकत की कल। वो बड़ा एक अफसोसनाक, मतलब ये कहें कि रवैये जो पॉलिटिक्स में देखने में आए हैं, जिसमें एक दूसरे की तज़ीक, ज़ाती हमले और इस तरह के अल्फाज। मैंने उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि कौम की किरदार साजी करने की ज़रूरत है, और वो 2 लोग कर सकते हैं। एक सियासी जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ। दूसरा मीडिया। उसी बात को मैं आज की इस गुफ्तगू से लिंक करता हूँ कि इमरान भाई, पब्लिक की पल्स पे भी 2 लोगों का हाथ होता है, 2 तबकों का। एक सियासी लोगों का जो इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरा मीडिया का, आप लोगों का, जो सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। आप सब लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अवाम की इस वक्त हालत क्या है, अवाम क्या सोच रहे हैं, कितने गम गुस्से में है, कितने अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जो इनके अपने वोटर्स हैं वो भी नाला हैं। हैविंग सेड दैट, लास्ट वर्ड्स, ये नहीं होता कि किसी भी सियासी जमात की परसेंटेज जो है वो लाइकनेस की या चाहत की, लेकिन उसमें जो खातिर खा कमी वाक़या होती है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। आज आपको मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है चाहने वाले भी मिलेंगे, PTI के चाहने वाले भी मिलेंगे, जमात इस्लामी के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। ये नहीं कि वो जमाती ख़त्म होगी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ 2018 में क्या था? मैं हादसात की बात भी छोड़ देता हूँ, सरप्रस्ती भी छोड़ देता हूँ, ग्राफ था। आज वो ग्राफ क्या है? दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। जितने सर्वे इस वक्त हो रहे हैं आपको बता रहे हैं कि अवाम सख्त तंग है इस हुकूमत से। हमारी जो लीडरशिप है उसकी मकबूलियत के ग्राफ में इजाफा हुआ है, इनकी पार्टी की मकबूलियत के ग्राफ में खातिर खा कमी हुई है। ये वो असल बात जो अवाम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं माशाल्लाह। ठीक है, और बात बपी साहब, मामला ये है कि अपोजिशन यही कह रही है कि आप कब तक कहते रहेंगे कि मारेंगे, पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, करप्ट हैं, बेईमान है, चोर है, डाकू है, फ्रॉडी है, बाहर भाग गए, मफरूर है, छोटे दिल का है। इस पे तो नहीं चलेगा ना। अब आपको 4 साल के बाद बताना है कि मैंने क्या किया आपके लिए, मैं क्या लाया आपके लिए, मेरी कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं, ये मेरी कामयाबियां हैं। एक पूरी फहरिस्त आप बता सकते हैं। अपोजिशन कहती है कि आज भी आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। क्यों?
मैं पहले अगर मंदोखेल साहब का जवाब दे दूं कि जो आज वाकई मतीन साहब का वहाँ पे जो एक ज्यादती हुई, एक बहुत बड़ा साने हुआ, ये जरा सिंध में ना थोड़ा इसका ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिएगा। जब शाहजेब का कत्ल हुआ था आज से तकरीबन 8-10 साल पहले, शाहरुख जतोई ने किया था, सिराज तालपुर और सिराज तालपुर साहब और वहाँ पे जतोई, सिकंदर जतोई के बेटे ने, तो उस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने बरी करवा लिया था। पिछले 3 साल से उस शख्स ने जिस तरीके से उस बच्चे को कत्ल किया था, 3 साल से वही बच्चा 3 साल जो जतोई है वो 3 साल एक मेडिकल अस्पताल में एक सर्टिफिकेट के ऊपर वहां पे लेटर रह गया। जिस सिस्टम में इस किस्म की जहां पे वो जो स्पेसेस अवेलेबल होंगी ना, तो लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे। नवाब शाह में अभी आज से कोई तकरीबन 6 दिन पहले वो हसन जरदारी, अपना एक बच्चा हसन जरदारी नामी एक कातिल ने 6 बंदों को कत्ल कर दिया, एक SHO भी उसमें शामिल था, किसी को कोई पता नहीं चला। सो समहाउ हमें अपनी शायद गिरबान में भी झांकना पड़ेगा कि कहां पे सिस्टम में हमने वो कमी बेशियां छोड़ी हैं जिस वजह से आज जैसे वाकया जो है ना, दिलखराश वाकया वो पेश आया। सो हम बड़ा अफसोस भी है कि आज ये कैसे हुआ, लेकिन शायद सिस्टम में उन फेलियर्स को भी देखना चाहिए। दूसरा इशू ये है कि अगर आप हमारी कामयाबियों की बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब बारहा उसकी बात कर चुके हैं। देखिए, एक होती है हमारी कामयाबी जो 3.5 साल में हमने किया, और उसको बारहा हमने लोगों को और आपके प्रॉब्लम से मैं भी बहुत दफा कह चुका हूं कि इकोनॉमिक उन चीजों से बेनिफिट सिग्निफिकेंस से लेके और वो जो हमारी एक जो नॉर्मलेसी इंडेक्स है, यानी कि कोविड के बाद जिस तरीके से हमारी पूरी इकॉनमी ने दोबारा रिवाइव किया, जिस तरीके से हमने एहसास प्रोग्राम चलाया, जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन आई, आपके किसान कार्ड आया, आपका एहसास प्रोग्राम है, सो मेनी अदर इशूज हमने जिस तरह एड्रेस करके आज पाकिस्तान को 25 अरब रिजर्व्स के साथ, मैं चीज ये बार बार इसलिए बावर करा रहा हूं कि आपने कहा जी आज ठीक है $95 के ऊपर तेल पहुंच गया और रुपया जो है ना वो 170 या 80 पे पहुंच गया। जब पीपल्स पार्टी का दौर था उस वक्त शायद 80 रुपए का था, लेकिन अगर डॉलर के साथ पाकिस्तान रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई है खान साहब, वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इन इटसेल्फ बहुत बेहतर थी। आप कभी भी डॉलर को किसी जगह पे फ्लक्चुएट करने से नहीं रोक सकते, आपने फ्री मूवमेंट उसकी कर दी थी ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अपनी जगह खड़े हो, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जो सम्राट है वो उसके नजर आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट कि हमने साहब ने क्या कुछ नहीं किया शायद, लेकिन कम से कम एक चीज कर दी है, हमने अवाम को इनका मकरू चेहरा जरूर दिखा दिया। ये मकसूद चपड़ासी जो है ये एक सिंबॉलिक, एक इनके लिए वो कहते हैं ना एक शर्मनाक किस्म का सिंबल बनता जा रहा है। सर यार 3 अरब 74 करोड़ एक 25,000 की तनख्वाह के लोग शख्स के अकाउंट में कैसे आ सकता है जब वो आपके पास मुंशी हो और वो कह दे कि मैंने ये पैसा निकाल के इनको परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। ये वो एक चीज है जो कि हमने 2008 वाला इलेक्शन एक्चुअली परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुआ था। 2013 वाला इलेक्शन जो हुआ था वो एनर्जी के मामले पे हुआ था। 2018 वाला इलेक्शन जो है वो करप्शन के मामले पे हुआ था। 2023 वाला इलेक्शन जो है वो महंगाई के मामले पे होना है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? खान साहब एक चीज बताऊं, हमें जिस तरह इदराक है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की तकलीफ का मसला हमें अंदाजा है, और वो भी आखिरी 4 साल के बाद जब आखिरी साल में इस तरह का महंगाई का एक पूरा ग्लोबल एक फिनोमेना आएगा तो हमें इसका अंदाजा है कि वो तकलीफ दे हो सकता है और इलेक्शन पे इसके रिजल्ट्स पे भी आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें जो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर इंशाल्लाह तेल की कीमतें और इंटरनेशनल ग्लोबल ये जो सप्लाई शॉक है ये एक दफा अगर वापसी पे थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होता है, थोड़ा सेटल डाउन होता है, चीजें इस जून के बजट तक वापसी पे आ जाएंगी। हमें अंदाजा है महंगाई करके, फॉर एग्जांपल आप बताइए 12 रुपए तेल बढ़ाना, कौन सी हुकूमत चाहेगी ऐसा काम करना? मतलब हमें पता है कि लोग इससे नाराज होंगे, हमें पता है लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपके उस कंट्रोल में नहीं है। अगर रशिया और यूक्रेन की जंग होती है और तेल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ेगी तो लामहला आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप देखें हमने लेवी की मद में जहां 30 रुपए ले सकते थे सिर्फ 10 रुपए ले ले, सेल्स टैक्स 17.5% वसूल किया जा सकता, गवर्नमेंट 0% सेल्स टैक्स ले रही है। सो जो हमारे तय है पड़ा, हम तो वो फोरगो करने को तैयार है, हम वो सरेंडर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए, गवर्नमेंट लेवी नहीं इकट्ठा करना चाहती, लेकिन अगर तेल महंगा है जिस कीमत पे आएगा वो कीमत तो ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। खान साहब याद रखिए, अगर आप तेल महंगा नहीं करेंगे, कान को इधर से पकड़िए घुमा के, एट द एंड वो अवाम की जेब पे आएगा। आज 12 रुपए लीटर ना बढ़ाइए, आपको कहीं ना कहीं डेफिसिट में सिस्टम में पैसा पार्क होता जाएगा, कहीं ना कहीं से वो 12 रुपए आपको पूरे करने पड़ेंगे और वो यहीं से पूरे होंगे। ठीक है, ये आप कर्जा ले लें। मैं कादर मंदोखेल साहब, ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया। कादर मंदोखेल साहब देखें, अपोजिशन ने कभी भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा कि वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना देंगे। यानी जिससे भी बात करें, मरियम नवाज साहब ने आज कहा ये रिस्क लेना पड़ेगा, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि होमवर्क करेंगे,
फिर उन्होंने कहा कि सब्र करना पड़ेगा, तैयारी मुकम्मल करनी पड़ेगी। यानी अपोजिशन के सारे लोग कोई ना कोई वजह बयान करते हैं। इवन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इत्तफाक पैदा हो जाए तो कामयाब होगा, लेकिन अब हुकूमत जो है वो हर लम्हे कहती है कि जी हो ही नहीं सकता, हम तो जीते हुए हैं, हम तो अदम एतमाद कभी ये हो ही नहीं सकता कामयाब हो जाए। तो ये जो श्योर होना है, कॉन्फिडेंट होना है, ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्यों है और अपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार क्यों है कि पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं होते? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि अपोजिशन में इत्तफाक नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने भाई तारिक फजल चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था तो वो भी वाज़ेह नहीं है कि अदम एतमाद कामयाब हो गया तो नए इलेक्शन के लिए जाएंगे। अरे भाई, अदम एतमाद एक अलग चीज़ है, नए इलेक्शन एक अलग चीज़ है, तो यहाँ भी कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन मौजूद है। अब आप मुझे बता दो कि आप हमारी जगह पे बैठ जाए और चौधरी साहब भी और नवाज साहब भी अपोजिशन की जगह बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? ये मकरू चेहरा की बात करें, हम भी आपका मकरू चेहरा दिखा रहे हैं अवाम को कि आप जो फरमा रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया, हम क्या करें? पीपल्स पार्टी क्या कर रही थी? सब्सिडी दे रही थी। पीपल्स पार्टी बोझ खुद बर्दाश्त कर रही थी। $147 फी बैरल था, हम 106 रुपए में दे रहे थे। आप भी जेब से दे देना, इतनी ज़कात खैरात दुनिया भर से आपने ले ली है। आपने तो हमें 10,000 के कौन से रहनुमा ने अपने घर बेच के, जमीनें बेच के पैसे दिए सर? अरब तो आप पहले पब्लिक का पैसा ही था 2 साल में ले चुके हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी पब्लिक के देना। मैं कब कह रहा हूँ कि बनी गाला बेच रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ? ये भी बनी गाला मैं बेचने की बात नहीं करूँ, इनकी मनी ट्रेल की बात नहीं करूँ, फैसल वाडा की मनी ट्रेल की बात नहीं करूँ। ये भी देखिए, सुने इमरान साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत को चलाने के लिए उसकी सलाहियत भी जरूरी है, नकल करने के लिए अक्ल भी जरूरी है। तो ये जब पीपल्स पार्टी चला रही थी या नून लीग चला रही थी, वो इसी तरह चला रही थी कि सब्सिडी देके आलमी मंडी में। और फिर आप मुझे ये बता दो, जब ये कोरोना के दिनों में पीक टाइम में जब आलमी मंडी में पेट्रोल माइनस पे चल रहा था, 0 पे चल रहा था, जब इनकी अरस्तू से किसी ने पूछा कि भाई आप तो आलमी मंडी में तो माइनस पे, बोले हम पहले पेमेंटें कर चुके हैं। भाई वो पहले पेमेंटें करके वो खे पाते थे, आपका रेट बढ़ा था, उसके बाद तो 0 पे था, आपने स्टोर क्यों नहीं किया? तो बात ये, इनकी किसी बात का क्या जवाब आवाम जवाब दे रहे हैं? साहब, आपको पता है पाकिस्तान में पिछले 30 साल में बात कर ले, जितनी हुकूमतें मौजूद रही हैं, पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में, आखिरी बात पीएमएलएन के 3 अदवार में, मैं जितनी में मर्जी डायलॉगबाजी करूं, कितने स्टोरेज के टैंकर बनाए गए पाकिस्तान में, ये देखेंगे कि मैंने हमारा हल्के में मौजूद है कि नहीं है, लोगों काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तेल को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। हमने ऐसा निजाम ही नहीं बनाया कि जब दुनिया में तेल सस्ता हो तो हम उसको मंगवा के बहुत बड़े बल्क में स्टोर कर लें और महीने 2 महीने इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। अब तक के लिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक कंफ्यूजन क्यों है अपोजिशन का कि पता नहीं कामयाब होती है तरीके एतमाद या नहीं होती? देखें, जहां पे आपकी अक्सरियत है सेनेट में, वहां तो आप रोज हार जाते हैं। अभी कल ही की बात है कि दोबारा उन्होंने 3 बिल पास करवा दिए हुकूमत ने। जहां अक्सरियत है वहां आप नाकाम हो जाते हैं, तो जहां अकलियत है वहां कामयाबी के दावे, वो भी कंफ्यूजन के साथ। हुकूमत कहती है हम 100% श्योर है, कुछ नहीं कर सकती अपोजिशन। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। देखिए, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इमरान भाई की, अकलियत। यकीनन अपोजिशन अकलियत में होती है तो वो अपोजिशन होती है। जिस दिन वो अक्सरियत बन जाए असम्बली में, उस दिन वो हुकूमत होती है, वो अपोजिशन नहीं रहती। पहली बात तो ये है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो इस वक्त बात हो रही है, नहीं सर, मैं सर इंतहाई डॉक्टर साहब, रोजाना की बुनियादों आप पे सेनेट में अक्सरियत में होकर भी, आप सेनेट में अक्सरियत में होकर भी अपोजिशन में है। मैं आ रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये भी अजीब चीज है जो पाकिस्तान में हो रही है। मैं आ रहा हूं, नहीं मैं आ रहा हूं उस पर। देखें, सेनेट में अक्सरियत में होने का मतलब अपोजिशन का ये है कि वहाँ पे अगर आप जो अपोजिशन में जमाते हैं उनका नंबर गेम अगर आप देखें तो वो 1-2 नंबर जो है वो ज़्यादा हैं गवर्नमेंट से। लेकिन जिस दिन कोई बिल ले किया जाता है सेनेट में, 57 का मुकाबला अपोजिशन मेंबरान की जो हाजिरी है, मैं अर्ज कर रहा हूँ
कि जिस दिन जो बिल ले किया जाता है सेनेट में, उस दिन अपोजिशन मेंबरान जो सेनेटर्स हैं उनकी हाज़िरी पे डिपेंड करता है कि वो बिल अपोजिशन रोक पाएगी या नहीं। और ये अगर अपोजिशन वो तैयारी नहीं की किसी दिन, जिस दिन कि कोई ख़ास लेजिस्लेशन होनी थी, तो ये अपोजिशन की गलती है, ऐसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक सेनेट का, जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वो एक डिफरेंट गेम है। उसमें जो अपोजिशन की तैयारी है वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो सेनेट के इजलास हो रहे हैं, असम्बली के इजलास हो रहे हैं, इनसे मुख्तलिफ है। वो नंबर गेम पूरी होगी तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर। अगर वो गेम पूरी नहीं हुई नंबर गेम, तो फिर हम सिर्फ मजाक करने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी इसमें कोई कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कोई नहीं है। मंदुखेल साहब को मेरी बात जो है वो शायद सुन नहीं पाए। मैंने ये कहा था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, ये इंशाल्लाह कामयाब होगी। मैं उसके आगे बताता हूँ कि मुझे कैसे ये यकीन है कि ये कामयाब होगी। उसकी कामयाबी के बाद 1.5 साल हमने हुकूमत नहीं करनी, ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे। और उसके बाद चूँकि ये जो अपोजिशन जमातों पे मुश्तमिल जो गवर्नमेंट बनेगी, ये डिलीवर नहीं कर पाएगी अगले कोई 1.5 साल में, अवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं की। ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे और नया इलेक्शन होगा। इसमें हमें क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और नया इलेक्शन जैसे मैंने कहा कि साफ और शफाफ और मुनसिफाना होगा। नहीं है सर, और जो पार्टी चाहती है कि सिंध में उनकी वो गवर्नमेंट बनाएगी, 5 साल पूरे करे। पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध में उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करे। उनको कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, वो भी क्लियर है इस मामले में। ये सारी बातें इनकी जमातें आपस में डिस्कस कर रही हैं, इनके ऊपर क्लैरिटी होगी। ये अपोजिशन जमातें आपस में बैठ के करेंगी। ये मैं टीवी टॉक शो पे आप इस पर नहीं बहस करना चाहता कि अपोजिशन जमातों से क्या बात हो रही है, किस जमात का क्या सोच है, क्या नज़रिया है। लेकिन सारे इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस वक्त अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई गई, ये मकरू चेहरे और शर्मनाक, ये हमारे इस्तेमाल करने के लफ्ज़ नहीं हैं, ये तहरीक इंसाफ का ट्रेडमार्क है। मैं नहीं जाऊँगा इस तरह के अल्फाज की गोलाबारी में, वो सेनेटर साहब ने की है। तो ये मैं सिर्फ अवाम की तकलीफ़ की बात की है और उसी पर रहूँगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, पाकिस्तान में महंगाई की कैफियत को आलमी मंडी से जोड़ना और सिर्फ जनाब ये कोरोना से जोड़ना, ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पे वो तमाम मसनूआत जो कंट्रोल हो सकती हैं, हुकूमत वो भी कंट्रोल नहीं कर रही। आज महंगाई की वजह हुकूमत की नालायक इंतज़ामिया है। वो लोग जो हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी अपनी दिहाड़ लगाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी से भी आप देखेंगे कि जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो कैसे यहाँ से परिंदे उड़ेंगे। ये जो कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं कादर मंदुखेल साहब, मामला ये है कि देखें पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो चाहेंगे कि 5 साल डिलीवर करके फिर पब्लिक में जाएं। लन कहती है कि अगर तहरीक-ए-अदम एतमाद आती है तो नया वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए, नए इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इस पर जरा क्लैरिटी दे कि क्यों एक अबूरी हुकूमत को टन्योर पूरा करके नए इलेक्शन में जाना चाहिए, वजह क्या है? देखिए, मैं अभी 2-3 रोज पहले शायद खकान अब्बासी साहब को किसी चैनल पे सुन रहा था, जब उनसे सवाल किया गया था कि आप क्या करेंगे, उसने बोला अदम एतमाद की तहरीक, जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पास करा के ना पोजीशन लीडर होगा ना प्राइम मिनिस्टर होगा, वो नए इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होगा। तो जब एंकर ने उनसे पूछा कि सूबाई हुकूमतें, बोले वो अपनी जगह पे चलती रहेगी। तो मेरे खुद समझ भी नहीं आए कि जनरल इलेक्शन होगा पूरे मुल्क में मगर सूबाई हुकूमतें अपनी जगह पे होगी। तो ये अभी कंफ्यूजन है। लेकिन सवाल ये है, चीजें ये मैटर नहीं करती है। चीजें ये करते हैं कि अगर 2023 के इलेक्शन में हम जाएंगे, मैं अपनी जाती ख्वाहिश बता दूं, मैं अभी 7 महीने पहले जो है ना मैं इलेक्ट हुआ हूं। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं टेनोर पूरा करूं, साल 1.5 साल में जो मेरे पास है टोटल, तो मैं पूरा करूं ताकि आवाम को कुछ डिलीवर करूं। और अगर जिस तरह आवाम की तकलीफां देख रहा हूं, जिस तरह ये इनकी महंगाई और सारी चीज देख रहा हूं, सुन ले। नहीं, पीपल्स
देखिए लॉजिकल पॉइंट अब ये है कि देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए और फिर इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब के दौर में पूरे किए हैं। मैं अपनी जाती ख्वाहिश बता रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं भी अपना टाइम पूरा करूं ताकि कुछ काम कर सकूं और ये भी इनको सियासी जो ना सियासी जो खुदकशी ये कहेंगे या सियासी को करेंगे कि हम तो दूध के नहरे बाने वाले थे। तो मेरी जाती ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की बात नहीं करूं, कि ये टेनोर अगर पूरा करे ताकि पता चल जाए आवाम के सामने कि नहीं जो 4 साल में 4.25 साल में कुछ नहीं करते, आई एम श्योर कि अगले साल 1.25 साल में भी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मेरे पार्टी का फैसला होगा, जो मेरे पार्टी का जो हुक्म होगा मैं उस पर चलने के तैयार हूं। मैं एक वैसे बता रहा हूं आपको। अच्छा ठीक है। देखिए मैं एक चीज ये बताऊं कि ये जमहूरियत को भी तो तसलसल होना चाहिए। ये आरटीएस सिस्टम के जरिए आ गया है, मगर सियासी शहीद इनको नहीं होना चाहिए। और बात साहब, सहाफियों को कुट चढ़ रही है, चैनल बंद हो रहे हैं, ये कहां तक ले जाएंगे आप इस लड़ाई को? मुझे फाइनली ये बता दें। थोड़ा सा पीछे जवाब दे दूं फिर अगर इजाजत दे तो। सिर्फ खान साहब 11 माह में 12 मार्च 2021 से लेके और फरवरी 2022 तक इस 11 माह में कम से कम 11 दफा सेनेट में जहां अपोजिशन को मेजॉरिटी हासिल है, हमने इन 11 माह में 11 दफा इनको शिकस्त दी है। और ये नहीं हुआ कि मतलब इनके 57 है और हमारे 43 होते रह गए, हमेशा मार्जिन 1-2 वोटों से। आप इनकी नॉन सीरियसनेस का अंदाजा करें। कल जो हमने इनको वहां पे शिकस्त दी है वो वहां पे 29 और 28 से जाके शिकस्त दी है। सो हमेशा क्योंकि इनकी वहां पे अदम इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस देते नहीं है सेनेट को, ये वहां पे आते कोई नहीं। चलो ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं कल के प्रोग्राम में, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कोशिश करता हूं मुराद से इससे बात करते हैं कि मामला क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कहां जाके रुकेगा। गवर्नमेंट और मीडिया की लड़ाई ये बढ़ेगी या खत्म होगी? अभी तो ऐसा लगता है कि दोनों फ्रंट्स सामने आके खड़े हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।